थीरियस कैपिटल के समीर अरोड़ा जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं थोड़ा सा और समझते हैं कि अब वो किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। समीर जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। आप खुश होंगे काफ़ी क्योंकि आपके पोर्टफोलियो के जो सबसे बड़ी होल्डिंग्स हैं उन्होंने 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक शानदार मूव दिखाया। एक वो एमएससीआई का फैक्टर आ गया, उससे एक फ्राइडे को डिक्लाइन आ गई, अलग बात है। लेकिन एच डी एफ सी ट्विंस की बात कर रहा हूँ मैं। और काफ़ी एफ आई बाइंग ने भी चेज़ किया है शायद इन स्टॉक्स को। आपका एक्चुअली आप व्यू क्या? हाँ बिल्कुल, बताइए। एक्चुअली इस साल की और लास्ट 6 महीने की बिगेस्ट हेल्प इसमें नहीं रही है, बट इसमें रही है कि हमारा आईटी सेक्टर वेट जीरो है सिंस जून जुलाई लास्ट ईयर। तो एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं किया, बट ठीक है। बट जो नहीं थे उससे ज्यादा रिलेटिव परफॉर्मेंस आई। एंड ये वरुण बेवरेज वगैरह ने और ये जोमेटो और पेटीएम इन सब ने अच्छे रिटर्न दिए। वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक, समीर जी क्या सोच के आपने पिक किया होगा? क्योंकि कल कौन सा स्टॉक? वरुण बेवरेजेस एक वरुण एक लाख करोड़ बेवरेज का 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। 2019 से है जी। हाँ। 2019 से है, ऑलरेडी 5.5 टाइम्स हो गए हैं उसमें। अब यही स्टोरी होती है हमारी कि हम 20-25 स्टॉक लेते हैं विदाउट एग्जैक्टली नोइंग कि इसमें इतना एक्स्ट्रा क्या होगा। बिकॉज द पॉइंट इज वो कंपनीज को अपने आप डेवलप करना पड़ता है। कौन सोच सकता था 19 में या 20 में कि ये एक ड्रिंक आएगी स्टिंग, और वो स्टिंग बड़ी हिट हो जाएगी और इतनी बड़ी हिट होगी कि कोका कोला फिर कहेगा मैं चार्ज शुरू कर रहा हूं। बिकॉज दीज थिंग्स द कंपनीज हैव टू डू। वी ओनली कैन से कि भाई ये 20-25 कंपनियों में आपने थोड़े थोड़े पैसे डाले एंड देन यू लेट देम फिगर आउट हाउ दे विल ग्रो। हमें क्या पता बियॉन्ड अ पॉइंट कि 3 साल बाद कौन सी कंपनी क्या करेगी। बट पोर्टफोलियो में अगर आप थोड़े थोड़े कंट्रोल्ड बैठ ले, वो अपने आप कोई ना कोई रेशियो में चल जाती है। तो अच्छा, दैट ये इज हाउ ये इट ये इज। बात आपकी बिल्कुल सही है कि आईटी को आपने कंप्लीटली अवॉइड किया, और इवन जब वो रैली आ रही थी उसमें भी आपने कहा था कि टेम्पटेशन से बचेंगे। लेकिन अब क्या थोड़े माहौल बदलेंगे? क्योंकि एक तो अब फेड का पिवट के हम काफ़ी करीब हैं, ऐसा लग रहा है एटलीस्ट इन्फ्लेशन देखकर। और ओवरऑल इन्फोसिस के अलावा बाकी कंपनियों के नंबर्स एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट में इतने खराब नहीं रहे समीर, नहीं नहीं, आई आईटी एग्री। में। तो हम ये नहीं कह रहे अब कि वो जो है बड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, जैसे लास्ट एक मतलब 8-9 महीने में 10-11% रिलेटिव टू इंडेक्स, आईटी इंडेक्स हुआ। लेकिन आउट परफॉर्म करने का अभी मुझे नहीं लगता कि इन्वायरमेंट बना है। पहली बात है कि हम इंडिया में देखते हैं कि जी नैस्डैक बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। अगर नैस्डैक बढ़ा है तो इंडियन आईटी ले लें। ये बिल्कुल रॉन्ग कनेक्शन रहा है लास्ट 1 ईयर में। एक्चुअली इन आर ग्लोबल फंड हमारे पास बहुत यूएस टेक है। बिकॉज अगर आप देखें यूएस टेक स्टॉक्स आर गोइंग अप बिकॉज वो कह रहे हैं कॉस्ट कट कर रहे हैं। अगर आप मेटा को देखें, वो कोई रेवेन्यू थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है। वो है कि जी मैं एम्प्लॉयज फायर कर रहे हैं। तो जब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी और अमेजोन कहें कि हम एम्प्लॉयज फायर कर रहे हैं, वो कॉस्ट कंट्रोल के लिए वो स्टॉक्स बढ़े। हमारी कंपनियों को चाहिए कि आदमी रेवेन्यू ग्रोथ करे और एम्प्लॉयज की फायरिंग ना करने लग जाए। बिकॉज देन ओके, सब में से कि दे विल ज्यादा बिजनेस इंडिया भेज देंगे, बट इन अ बिग पिक्चर सेंस वो स्टेज अभी खत्म नहीं हुई। तो एक आध दो क्वार्टर और देख लेते हैं। अगर वो उन्होंने एक क्वार्टर में सपोज कहा कि हमारी पोजीशन ठीक है या सिचुएशन ठीक है, मे बी 3-4% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा मार्केट से ऑन दैट डे, ऑन दैट वीक, एंड देन यू कैन ऑलवेज गो। तो आई एग्री विद यू कि हम इतना नेगेटिवली नहीं ले रहे, बट उसको भी लेने की जरूरत नहीं है। हमारे फाइनेंशियल्स में अभी काफी पैसे और बनाने का प्लान है हमारा। ठीक है। अच्छा, एक समीर जी, एक पिछले 1 महीने में जो लगातार एफआईआई बाइंग आई है, कि क्या आपका क्या व्यू इसको लेकर? क्या ये मोमेंटम चेजिंग एटीएफ मनी लग रही है या फिर लॉन्ग ओनली फंड्स बाय कर रहे हैं इंडिया में? क्योंकि 1800 करोड़ पर पर डे की एवरेज से बाइंग हुई है पिछले 1 महीने में। सो फर्स्ट थिंग इज कि बिग पिक्चर में हर साल फॉरेनर्स बाय करते थे नॉर्मली। एंड अगर आप 22 और ईयर से मैंने डेटा देखा था, खाली 4 साल में नेगेटिव फ्लोज रहे उनके। सो इन जनरल तो उनको वैसे ही बाइंग करनी चाहिए थी और वो बाइंग होनी चाहिए। पर मुझे लगता है उससे ज्यादा इशू जो इंडिया के फेवर में है वो है, ऑफ कोर्स एक तो कह सकते हैं कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स अब सॉर्ट ऑफ पीक हो गए हैं, उनकी करेंसी सॉर्ट ऑफ पीक हो गई है। तो साइकोलॉजिकली एंड क्योंकि आप 2-4% जो करेंसी में लूज करते हैं वो अब 1-2 साल नहीं करेंगे होपफुली इंडियन करेंसी में। लेकिन बिगेस्ट थिंग इज कि यूएस नहीं, सॉरी यूएस नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स चाइना से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। चाइना से बार बार फ्रस्ट्रेट हुए हैं। एंड वो जो न्यू मनी ओवर टाइम जिसमें चाइना का वेट बहुत ज्यादा है उनके बेंचमार्क में,
उसमें अगर उन्होंने डिसाइड किया कि हम 2-4% भी चाइना का वेट कम कर देंगे, वेट जैसे इमर्जिंग मार्केट में होगा अराउंड 30%, मेरे को लगता नहीं है कि एक भी नए पैसे वाला 30% चाइना में डालेगा। अगर उन्होंने 2-4-5% भी कम कर दिया, कई लोग तो कह रहे हैं हम डालेंगे ही नहीं नए पैसे चाइना में, हम पुराने पैसे रखेंगे बट नए नहीं डालेंगे, वट, लेकिन वो 2-4-5% अगर वो चाइना से छोड़ दें, उसका मोस्ट लॉजिकल रेसिपिएंट इंडिया है। सो आई थिंक ये रिलेटिव में इंडिया को बहुत फायदा होगा कि बोथ एफडीआई वाले या सप्लाई चेन वाले या जिनको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करनी है और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करनी है, बोथ आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव और एन एडिशन टू चाइना, और उसमें इंडिया का दोनों कैटेगरीज में सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन है। ओके समीर जी, अभी तक तो आपकी कन्विक्शन से बात हुई, जो एचडीएफसी ट्विंस के बारे में बात हुई, वरुण बेवरेजेस के बारे में बात हुई, आईटी पे मोर और लेस आपका व्यू बहुत अच्छा रहा इस साल, और वो मैं उस पर दोबारा बात नहीं करूंगा। ये 16,800 से लेके 18,400 के बीच में सर आपकी कन्विक्शन लिस्ट में अपीयर क्या हुआ फ्रेश, क्या बाय किया पिछले 2 महीने में सर? एक्चुअली एज ए सेड, हम 20-25 स्टॉक, हमारा टोटल 35 स्टॉक्स होते हैं जिसमें 10 बड़े वाले एंड 20-25 ये जो जैसे कभी पेटीएम है, जोमाटो है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, या वरुण बेवरेज है, या इंडसइंड बैंक है, बड़े सारे हैं, तो उन्हीं में कभी कभी ऐड कर देते हैं। कंप्लीटली न्यू स्टॉक रोज सुबह उठ के नहीं ले रहे, बट अगर आप कहें 3-4 महीने में, तो जो नए स्टॉक्स हमने इंट्रोड्यूस किए होंगे, एक तो हमने किया था लैंडमार्क कार्स, और हमने किया था ब्लू डार्ट। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ करते हैं, बट वो 2-2%, 1.5% टाइप करते हैं, बिकॉज द आइडिया इज कि बेट इज बीइंग डन ऑन अ पोर्टफोलियो, और उस पोर्टफोलियो से हमारा चल जाता है कोई ना कोई स्टॉक या काफी सारे स्टॉक। एवरी स्टॉक डज नॉट हैव टू गो अप। जैसे लास्ट ईयर हमारा पीरामल सबसे बड़ा डिजास्टर रहा, तो कोई ना कोई डिजास्टर भी बीच में मिलते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। दैट इज हाउ द मॉडल वर्क्स। अच्छा अच्छा सर, एक बार मैं आईटी में फिर लौट के आऊँ समीर सर, आपका व्यू वो तटस्थ रहा, मतलब आप समझ लीजिए 4-5 इंटरेक्शन में नो नो नो, बट इस बार मिड कैप आईटी फिर भी लार्ज कैप आईटी से थोड़ी स्टेबल रही है, इसमें कोई डाइवर्जेंस है आपके व्यू में मिड कैप आईटी? वो एक्चुअली क्या है, वो हम अपने एनालिस्ट से कह रहे हैं कि चलो अब एक तो बिग पिक्चर व्यू जो सबने मिलके बनाया, उसके बेसिस पे हमने कहा कोई आईटी नहीं चाहिए, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, अब हल्के हल्के अब डिफरेंशिएशन शुरू होगी कि अब कुछ तो ले, कोई ये वाला ले। लेकिन मेरा बिग पिक्चर बेट ये था, जिसके कारण हमने एनालिस्ट के बॉटम अप आइडिया को भी बोला कि जरा साइड रखो। वो बॉटम अप आइडिया, सॉरी टॉप डाउन आइडिया ये रहा कि आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, अंडर परफॉर्म कम करे ज्यादा करे, अब इस लेवल से हो सकता है कि अब वो खत्म हो गया हो, लेकिन उसको आउट परफॉर्म करने के लिए मैक्रो स्टोरी इन द यूएस को चेंज होना पड़ेगा। एक और बात है कि अभी ये बात भी हम, क्योंकि एक बात समझ आ गई जो मैंने टीवी में कई बार बोली, कि मैनेजमेंट से नहीं पूछेंगे कुछ भी, मैनेजमेंट को ना कुछ पता है, और वैसे भी वो बिल्कुल ट्रूथ बोलने के खिलाफ ही कह सकते हैं कि होते हैं हमारी कंपनियां। सो ये आपको मैक्रो करना पड़ेगा या नंबर दिखाने पड़ेंगे, लेकिन वो मुझे लगता नहीं कि यूएस में इतना ठीक हो गया है जस्ट बिकॉज नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा। क्योंकि आप जो भी कहें, एक तरफ से हम बार बार कहते हैं कि 40% जो हमारी इंडियन कंपनीज का रेवेन्यू है वो बीएफएसआई सेक्टर में आता है, और बीएफएसआई सेक्टर को आप वहां देख रहे हैं कि क्या हालत है। अब आप सोचिए कि इस एनवायरनमेंट में कोई उनका टेक्नोलॉजी सप्लायर जाके बोले जी मुझे गाइडेंस देनी है इंडिया में, मैं नेक्स्ट क्वार्टर की क्या एक्सपेक्टेशन करूं आपसे, किसी के पास टाइम होगा सब बातों का, व्हेन एवरी डे वो अपनी फायर फाइटिंग कर रहे हैं। तो ये बिग पिक्चर में गेम करना पड़ेगा, एंड सो माय बेट इज कि ये अगर कभी एक आध स्टॉक आउट परफॉर्म कर ले तो कर ले, बट ब्रॉडली स्पीकिंग मच इजियर टू बाय फाइनेंशियल्स एंड कंज्यूमर, जिसमें अभी बड़ी क्लियर ग्रोथ नजर आती है, कईयों की वैल्यूएशन कोई बहुत हाई नहीं है। कई स्टॉक्स में जैसे लोग कह सकते हैं कि जैसे आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप बोले, जो हमारी टॉप मींस एचडीएफसी बैंक टाइप का ही वेट है अलॉन्ग विद स्टेट बैंक की, जिसमें तो सबके पास है, लेकिन अगर न्यू फॉरेनर पे बेट कर रहे हैं, अगर न्यू एफआईआई आने वाले हैं, उनको भी फिर यही स्टॉक्स लेने पड़ेंगे। तो इसलिए मुझे वो ओवर ओन्ड है, अंडर ओन्ड है, 2%, मेरे को इतना उससे फर्क नहीं पड़ता, और कंपनी के नंबर्स अच्छे लगने चाहिए, एंड ये लगना चाहिए कि नेक्स्ट 6-8 क्वार्टर के लिए ज्यादा रोज रोज सिर नहीं मारना पड़ेगा कि अच्छा कर रहे हैं कि गंदा कर रहे हैं, फिर उसमें देखते रहेंगे एज वी गो अलोंग।
क्योंकि बात यह है कि है तो 100 रुपीज ही ना। अब वो आईटी में नहीं है तो बैंक में तो नहीं पड़े, उसके बदले कुछ और लेना है तो वो कुछ और इज लुकिंग इजियर टू बाय एंड क्वाइट अट्रैक्टिव और मोर अट्रैक्टिव। ठीक है। कंज्यूमर में खासतौर से डिस्क्रिशनरी में समीर थोड़ा वैल्यूएशंस प्रोहिबिटिव नहीं हो गए हैं? जिस तरीके की रैली हुई है पिछले 6 महीने में, 1 साल में, इवन इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक में फॉर एग्जांपल जिस तरीके के मूव्स आए हैं, ये सस्टेनेबल हैं क्या? अभी अभी हम भी, हमारे पास भी है वो दोनों होटल, पुश कर रहे हैं थोड़ा कि चलो जी इस साल वर्ल्ड कप है और G20 है, फिर देखते हैं। मेन बात यह है कि अगर आज स्लाइटली बिगर पिक्चर में देखें, सो एक्चुअली होटल के जो टैरिफ्स हैं बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। जब मैं अलायंस से इंडिया आया था तो मैं 1 साल तक ओबरॉयज में रहा था, विच इज, अब वो ट्राइडेंट कहने लग गया, जो नरीमन पॉइंट वाला जो पहले ओबरॉय होटल था, नॉट द ओबरॉय बट द अदर वन, उसका टैरिफ उस वक्त हम 6,500 रुपए देते थे। और अभी वो 1 साल पहले तक आपको, अगर आप कहोगे 1 महीने के लिए चाहिए, आपको 7-8 हजार रुपए में मिल जाता। तो मुझे हर वक्त लगता था कि ये टैरिफ बिल्कुल रुपीज में भी नहीं बढ़े, फॉरगेट अबाउट डॉलर में। एंड उसके बाद अब ये शुरू हुआ है मूव, एंड अभी 2-3 साल तक नए होटल तो आसानी से ऑनलाइन नहीं आएंगे, बिकॉज वो पिछले आपने 4-5 साल में न्यू कैपेसिटी नहीं क्रिएट की। बट एक तरीके से यू आर राइट। तो हम क्या करते हैं कि इसकी पोजिशनिंग 2 ग्रुप्स में होती है। एक हम कहते हैं हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न, और एक होता है रीजनेबल कॉन्फिडेंस इन हाई रिटर्न। तो जब हमने पोस्ट कोविड इंडियन होटल्स और ये लेमन ट्री खरीदा तो हमने कहा कि इसमें ज्यादा रिटर्न बनेंगे। अब हम बेचना ज्यादा नहीं चाहते, तो हमने कहा कि चलो अब रीजनेबल रिटर्न बन जाएगा, मार्केट से 2-4% ज्यादा बन जाए, तो उस बकेट में उसको डाल दिया है। बट ब्रॉडली यू आर राइट कि इनकी मूव्स काफी अच्छी रही हैं। तो इन दैट सेंस यू कैन से कि कोई प्रॉफिट टेकिंग होगी वो होगी, बट बिग पिक्चर में अभी उनकी जो ability to raise prices and to sustain it, and अभी तो पूरी कॉर्पोरेट ट्रैवल भी शुरू नहीं हुई। अभी तो ये हमने, हमारे इंडियंस ऑल्सो जिनको वीजा नहीं मिल रहे यूरोप जाने के, यूएस जाने के, वो इंडिया में ही अब ट्रैवलिंग कर रहे हैं अमीर लोग, तो उन्हीं से चल रहा है अभी तो। समीर जी, एक इन्वेस्टमेंट जो शायद आपकी इतनी नहीं चली, शायद आपको पे नहीं दिया हो, कैंपस एक्टिववेयर में इन्वेस्ट किया था आपने वहाँ पर, कैंपस है लेकिन भी है हाँ, हमारे अभी पास। अभी भी आपका व्यू इंटैक्ट है उस पर, वो थीसिस इंटैक्ट है? उसमें पेन नहीं हुई क्योंकि हमने आईपीओ टाइम पे ले लिया था, बट घूम फिर के वापस आ गया। हाँ वही हाँ 350 में वापस आ गया घूम हाँ फिर के। हाँ और उसमें अब ये स्टोरी देखिए जी, पहले मैं बिग पिक्चर के साथ मिक्स करता हूँ। सो बिग पिक्चर है कि ये बड़ी, चाइना में अगर सिमिलर कंपनीज देखें, बहुत बड़ी कंपनीज बन गई हैं। बॉटम लाइन इज कि इंडिया में द मिडिल क्लास एंड द मतलब 50 लाख पहले छोड़ के से अप टू 30 करोड़, या 1 करोड़ छोड़ के अप टू 30 करोड़, इन लोगों की जो जो सेगमेंट है उसमें मुझे मजा आता है शेयर लेने में मोस्टली। एंड उसमें क्या है कि अगर आप देखें कि नॉर्मल शू अगर इंपोर्टेड शू से कम्पीट हो रहा है ना, नाइकी से और एडिडास से और उनसे, तो ये 700-800 रुपए के शूज मिल रहे हैं जो एक्चुअल आपको स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, आपको मॉल जाने के लिए या आपके यंग लोगों के लिए। और ये मार्केट बहुत बड़ी है और हो सकती है। सो अभी हम फॉर द मोमेंट अज्यूम कर रहे हैं कि ये स्लो डाउन हुआ, जो एक्चुअली हर सेक्टर में हो रहा है। तो ये कंपनी की पोजीशनिंग और कंपनी के जो पोटेंशियल मार्केट साइज है और जिसमें इनकी थोड़ी अच्छी पोजीशनिंग है, वो नहीं खराब हुई, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। इसने बहुत ज्यादा नहीं तंग किया क्योंकि बीच में बढ़ के वापस आ गए। वी हैव टू हैंडल, तभी 30 स्टॉक्स की बेट का यही मतलब होता है कि इट इज लाइक अ रिले रेस, जिसमें कुछ स्टॉक्स आर डूइंग वेल, कुछ स्टॉक्स आर रिकवरिंग आफ्टर डूइंग वेल, एंड सम स्टॉक्स में भी डूइंग बैडली, बट वी थिंक चलो भाई नेक्स्ट तेरा नंबर आएगा। तो इसी तरीके से एवरी डे हम आपको स्माइलिंग मिलते हैं। अगर एक एक स्टॉक की अलग फिक्र करने लग जाए तो हो ही नहीं सकता काम इतने सालों तक। बिल्कुल सर, 30 स्टॉक रहेंगे तो कोई अच्छा करेगा ही करेगा। आपका एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, रेसिपी कोई से ज्यादा होना चाहिए, रेसिपी ऑफ डिजास्टर। अच्छा सर, एक या दो स्पेस जिस पे अभी आपने बैंक तो नहीं करी हो लेकिन आपका पॉजिटिव व्यू हो। आई मीन अगर आप देखें इस बार ऑटो चल रहा है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी एफएमसीजी एट ऑल टाइम हाई, और नीचे से इमर्ज हुआ है इस बार फार्मा।
इस 3 बास्केट में कोई स्टॉक और जो नजर में आया हो या फिर पॉजिटिव व्यू हो जिस पर? नहीं, हम नहीं करेंगे जी। ऑटो तो हमने बिग पिक्चर में रिजेक्ट कर दिया कि ऑटो सेक्टर इज जस्ट टू कैपिटल इंटेंसिव। मैं अगर चीज मुझे बिग पिक्चर में नहीं पसंद तो हम उसके आगे मैं तो नहीं लेता हूँ, बाकी हमारे फंड मैनेजर लेने तो ले लें। बिकॉज बिग पिक्चर में ये है कि पहले आप आईसी कार बनाते थे और अब सबको बोला गया या सबने एग्री किया कि अब हमें इलेक्ट्रिक कार बनानी है। अब बिलियंस ऑफ डॉलर आप खर्चेंगे और आफ्टर फ्यू इयर्स अब इलेक्ट्रिक कार बनाने लग जाएंगे, तो इतने जो पैसे बीच में लगाए उसका पर्पस क्या हुआ? इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे। पहले सब 20 लोग कारें बनाते थे, अब 20 को बिकॉज ऑफ प्रेशर कह लें या जो भी कह लें, सबने कहा नहीं अब हमें इलेक्ट्रिक कार बनानी है, चलो जी 100 बिलियन डॉलर खर्चो, अब हम इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे। किसी ने नहीं कहा कि इलेक्ट्रिक कार जब बन जाएगी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका मार्जिन बढ़ जाएगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी। नहीं, एवरीबडी हैज टू चेंज। ये एब्सोल्यूट मर्डर ऑफ कैपिटल है कि नहीं? फ्रॉम अ इकोनॉमिक्स पॉइंट, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम क्लाइमेट। सेकेंडली, पहले 10-15 लोग गाड़ियां बनाते थे, अब 10-15 और लोग जो पहले गाड़ियां नहीं बनाते थे कहते हैं अच्छा इलेक्ट्रिक कार ये तो हमें भी बनानी है, तो सडनली वो टेस्ला आ गया और 10 और आ गए जिनका कोई मतलब नहीं था पुरानी गाड़ी बनाने में। तो 10 कंपेटिटर थे वो 20 हो गए, सपोज मैं बिग पिक्चर बात कर। अब जो नए आए हैं उनके अलग व्यूज हैं लाइफ में, उनकी एबिलिटी टू टेक लॉसेस अलग है। अब किसकी गाड़ी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, कौन एंड में होगा, हमें इतनी रिसर्च करने की आदत ही नहीं है। तो ऑटो कंप्लीटली आप देखें समीर सर की जो है ना वो लिस्ट में है ही नहीं। आई मीन बाय ऑटो दिस पैसेंजर व्हीकल्स, बहुत आई मीन पैसेंजर, बट वही है ना मोस्टली हैवी कमर्शियल। सर ये हाँ एलएनटी के नंबर्स आए, आई मीन कुछ इफ्स एंड बट्स थे, स्टॉक डे लो पर है, बट मोर और लेस कैपिटल गुड्स ने बहुत अच्छा मूव दिया, चाहे वो एलएनटी हो, सिमेंस हो, एबीबी हो और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने मिड कैप में भी कंटिन्यू टू होल्ड। आई मीन इसमें कोई कन्विक्शन में कमी अब आ रही हो आपके, या फिर आपको आई मीन नॉट एग्जैक्टली विद इन योर पोर्टफोलियो, लेकिन अगर हमारा भी कोई व्यूअर होल्ड कर रहा है तो ये पैसा बना के देंगे अभी? तो जी अभी हमारे पास तो एक भी स्टॉक नहीं है इसमें, क्योंकि मैं इन चीजों में जो इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन वगैरह में मुझे समझ आ गई कि मुझे लेना ही नहीं जिंदगी में। मैं हमेशा ऑर्डर से कंफ्यूज हो जाता था पहली, कि ऑर्डर मिल गए हैं इनको, गवर्नमेंट से ऑर्डर मिल गए, किसी को रेलवे से ऑर्डर मिल गए। एलएनटी की बात नहीं कर रहा मैं, प्योर कंस्ट्रक्शन, प्योर ईपीसी टाइप कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जो रोड बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, पाइप्स लगा रहे हैं फॉर वाटर एंड ऑल। उन सब में मुझे भरोसा मेरा खत्म हो गया, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट एज अ कस्टमर नहीं चाहिए। बट एलएनटी हम सोचते थे कि इज अ सिंगल शॉट, मतलब आपने एक एलएनटी लिया, आपका इंफ्रा, कैपिटल गुड, इकोनॉमिक रिकवरी सब कवर हो गया। लेकिन अभी तक हमारे पास है नहीं, फॉर्चुनेटली, एटलीस्ट आज के लिए फॉर्चुनेटली। बट ओवरऑल हमें एलएनटी लगता है कि स्टिल बिग पिक्चर में अगर पता ना हो कि कौन से सेक्टर में कौन सा ऑर्डर मिलेगा, वो सब अगर आपने सिंपल कर रखनी है लाइफ, तो एलएनटी है। बट एनीवेयर जिसमें गवर्नमेंट कस्टमर है या गवर्नमेंट के लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो पेमेंट्स टाइम पे नहीं आती, एंड सबसे ज्यादा वो लोग फंसते हैं जिनको पेमेंट टाइम पे आ जाती है, बिकॉज फिर वो कॉन्फिडेंट होकर अपना डबल प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं और फिर पेमेंट टाइम पे नहीं आती। एंड में तो पेमेंट टाइम पे नहीं आनी, आप पहले राउंड में नहीं आई तो यू आर लकीयर। तो वो तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने 20 साल में सारे ट्राई कर लिए और आज तक एक स्टॉक में 1 रुपए का फायदा नहीं। ओके चलिए समीर सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज। थैंक यू।